दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। पिछली क्लास में हम लोगों ने एन फैक्टर कैलकुलेट करने के काफी तरीके सीखे थे, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना था और हमें मोलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड करना था। उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने एलिमेंट के केस में सीखा कि वैलेंसी होता है एन फैक्टर, एसिड के केस में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+, बेस में OH-, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे थे। पिछले एपिसोड का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर उसे देखते हुए इसको देखेंगे तो और अच्छा लगेगा, बेटर समझ में आएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ उसी को आगे बढ़ाते हुए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के केस में एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में किसी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का अगर एन फैक्टर कैलकुलेट करना हो, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड करना हो, तो एन फैक्टर कहां से निकल के आएगा। तो उसके कुछ केसेस हैं। बहुत अल्टीमेट तरीके से एकदम रामबाण तरीका दे रहा हूं दोस्त, इजिली क्लियर भी होगा और कभी कोई गलती नहीं करोगे। आपको करना क्या है, आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात जो यहां लिखी है, जो कि मैं दूसरी बात के बाद समझाऊंगा, और दूसरी बात क्या है वो भी समझिए। दूसरी बात यह है कि पूरे सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट जब आप निकालते हैं तो पूरे सब्सटेंस का मोलर वेट लिखा करते हैं और एन फैक्टर से डिवाइड किया करते हैं। वो जो एन फैक्टर निकल के आता है वो जरूरी नहीं कि सब्सटेंस के हर एलिमेंट्स को देख कर आए। जिनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनमें कोई चेंज आ रहा है केवल उन्हीं की वजह से पूरे स्पीशीज पर फर्क पड़ेगा। तो एन फैक्टर किसी भी स्पीशीज का आप जो भी निकालेंगे वो उससे देखकर निकालेंगे जिनमें कोई चेंज आ रहा होगा। यानी अगर किसी टीम में 11 खिलाड़ी हैं, उनमें से 2 ही खेल पाए और 2 ही खेलते खेलते मैच को जिता ले गए, तो हम ये नहीं कहते कि वो 2 खिलाड़ी जीत गए, हम ये कहते हैं कि पूरी टीम जीत गई। यानी चेंज किसी एक एलिमेंट में भी आ रहा हो तो भी चेंज पूरे स्पीशीज का कहलाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या करना है इस केस में। जैसे मान लीजिए MnO4 - Mn2+ में बदल रहा हो किसी रिएक्शन में, और हमने देखा कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और वो प्रोडक्ट्स में भी -2 पर ही है। केवल इस पूरे में Mn है जो यहां पर +7 में है और अब आ चुका है +2 में, यानी इसने 5 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, यानी इसके अंदर 5 का चेंज आया है। तो टोटल चेंज जरा काउंट करिए कितना आया। 5 का आया, क्योंकि एक ही Mn था और एक ही Mn यहां पर है। 5 का चेंज आया टोटल चेंज, तो एन फैक्टर निकलेगा टोटल चेंज पर मोल। पर मोल मतलब उस पूरे सब्सटेंस के कितने मोल इन्वॉल्व थे इसमें, 1 मोल, यानी 5/1। अब आपसे पूछा जाए Mn2+ का अलग से बताइए, कोई बात नहीं। अब देखिए ये क्या था, ये Mn2+ कभी +7 पे था और अब आ चुका है +2 पे, यानी इसमें आया है 5 का चेंज। कितने मोल पर, 1 मोल पर, यानी 5 पर मोल। इसका भी एन फैक्टर 5 ही है। अब ये एन फैक्टर हमने निकाल लिया है, तो इक्विवेलेंट वेट इसी की मदद से निकालेंगे। इसका मोलर वेट लिखेंगे और नीचे अपॉन लिखेंगे 5/1 या सीधे 5 m/5। पिछली क्लास में आपने देखा है कि MnO4 का एसिडिक मीडियम में मोलर वेट अपॉन 5 किया करते थे, क्या निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। तो वहां पर एन फैक्टर हमने जो 5 सीखा था वो यहां पर भी वही आ रहा है। यहां पर थोड़ा अलग तरीके से समझ रहे हैं, वहां हमने अलग तरीके से समझा। नेक्स्ट देखिए, मैंने पहले केस का एग्जांपल दिया है आपको कि एक ही एलिमेंट है किसी सब्सटेंस में और वो केवल गेन कर रहा है, कोई लॉस वॉस नहीं हो रहा उनके अंदर किसी का भी, केवल गेन हो रहा है। तो फिर टोटल गेन पर मोल देख लीजिए, वही एन फैक्टर होगा। अब जरा दूसरा केस देखिए, Cr2O7 2- है जो 2Cr3+ में बदल रहा है। आपके पास यहां 2 क्रोमियम है, दोनों +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे हैं और दोनों बदल गए +3 पर। एक क्रोमियम +6 से +3 3 का चेंज, दूसरा क्रोमियम +6 से +3 3 का चेंज, टोटल चेंज आया 6 का। बाकी लोग नहीं बदल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं बदल रहा है, क्रोमियम में चेंज आ रहा है, तो Cr2O7 2- का चेंज क्रोमियम पे ही डिपेंड करेगा। एन फैक्टर केवल क्रोमियम से ही निकल के आएगा। N6 आएगा या पर मोल देखना है, तो पर मोल देखना है। आप देख रहे हैं यहां पर एक ही मोल तो है, यानी सीधे सीधे टोटल चेंज पर मोल आ रहा है 6/1, यानी एन फैक्टर है 6। ध्यान से सोचिए, आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में देखें तो उसका जो
इक्विवेलेंट वेट आता है वो आता है m/6, क्योंकि n फैक्टर 6 है पर मोल। किसी ने कहा सर Cr3+ का भी यही है। मैंने कहा एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि ये Cr3+ पहले किस रूप में था। ये Cr3+ पहले था Cr+6 में, +6 से +3 आने में 3 का चेंज। ऐसे कितने लोग हैं? 2 लोग, यानी टोटल चेंज 6 का। चेंज तो 6 का है, लेकिन क्या पर मोल? नहीं, यहां कितने मोल हैं? 2 मोल। तो 6/2, यानी यहां पर n फैक्टर आएगा 3। तो क्रोमियम का n फैक्टर 3, लेकिन K2Cr2O7 का n फैक्टर 6, क्योंकि इसके 1 मोल में 2 क्रोमियम थे, और यहां पर आपको 1 क्रोमियम का देखना है, पर मोल देखना है। यहां 2 क्रोमियम है, आपको 1 का देखना है। अब जरा नेक्स्ट वाले में आइए, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 MnO4- हैं और ये बदल रहे हैं 2 Mn2+ और 1 Mn6+ में। हमने गौर से देखा तो पता चला कि यहां MnO4- में Mn थे +7 पे, 3 के तीनों, जिसमें से 2 Mn जो कि +7 पे थे वो बदल गए हैं 2 Mn में जो कि +2 पे हैं, यानी यहां पर चेंज आ रहा है 10 का। बताइए कैसे 10 का? 1 पर 7 से 2 यानी 5 का, और यहां है कितने? 2, तो टोटल चेंज 10 का आ रहा है। लेकिन अभी सारे Mn खत्म नहीं हुए, अभी एक Mn ऐसा भी है जो +6 पे चला गया है, +7 से +6, यानी एक Mn है जो +7 से आ गया है। एक Mn में +6 पे चेंज कितने का आया है? 1 का। 7 से 6, 1 का। अब आप देख रहे हैं कि यहां केवल लॉस हुआ है या केवल गेन? तो आपने देखा सर +7 से +2, +7 से +6 दोनों गेन है, यानी टोटल गेन ही हो रहा है। और अगर टोटल गेन होगा तो टोटल गेन लिखा जाएगा ऊपर, और नीचे लिखा जाएगा कितने मोल पर, यानी पर मोल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? टोटल गेन कितने का आया? 11 का आया, लेकिन क्या ये गेन पर मोल है? नहीं, ये गेन तो टोटल 3 मोल MnO4- को हो रहा है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? 11/3। दिस इज द n फैक्टर। ये n फैक्टर 11/3 किसके लिए आया? MnO4- के लिए आया, पर मोल। 3 मोल पे 11 का चेंज आया है, लेकिन 1 मोल पर 11/3 का चेंज आया है। क्योंकि यहां सब कुछ गेन ही हुआ है, इसलिए हमने टोटल गेन ले लिया है। अगर कोई पूछे कि सर ये Mn2+ का क्या होगा, Mn6+ का क्या होगा, तो क्या बताएंगे? तो भाई साहब अलग से इसका देखिए। ये Mn2+, जो दोनों Mn2+ है, ये पहले किस रूप में थे? आपने कहा +7 के रूप में। तो दोनों जो +7 पर थे वो दोनों आ चुके हैं +2 पर, यानी टोटल चेंज 10 का आया है। लेकिन वो 10 का चेंज कितने पर आया? 2 पर। तो फिर 1 पर कितना? 5। तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 5, और इसका n फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि ये +6 वाला कभी +7 पे था और टोटल 1 ही है। तो 1 पर मोल, यानी n फैक्टर इसके लिए 1। इसका 5, इसका 1 और इसका 11/3। एक नेक्स्ट केस देख लीजिए। अब यहां क्या करें? यहां पर ऐसी कंडीशन है कि Fe में +2 था और अब ये बदल चुका है +3 में, और कार्बन +3 पर था और बदल चुका है +4 में। आप देख रहे हैं कि यहां भी हुआ है लॉस, देखिए 2 से 3, और यहां भी हुआ है लॉस 3 से 4। अब जब लॉस ही होगा तो क्या करना है? सारे लॉस को जोड़ना है। जैसे यहां गेन हुआ था तो सारे गेन को जोड़ दिया था, यहां केवल गेन हुआ था तो सारे गेन को जोड़ दिया था, यहां भी वही हुआ था। यहां पर केवल लॉस हो रहा है, भले एक ही इंसान के अंदर हो रहा हो चाहे 2 अलग अलग लोगों के अंदर हो रहा हो, लेकिन टोटल लॉस ही तो हो रहा है। तो पूरी स्पीशीज में केवल लॉस हुआ है, तो क्या करें? तो टोटल लॉस ले लें। तो पूरी स्पीशीज में टोटल लॉस कितने का आया? आयरन +2 पर था, +3 पर आ गया, टोटल लॉस 1 का। और कार्बन +3 पे था, +4 पे आ गया 1 का, लेकिन कार्बन थे 2, तो दोनों का 2, यानी 1 आयरन की वजह से, 2 कार्बन की वजह से टोटल 3 का चेंज आ रहा है। कितने मोल पर? आप देख रहे हैं ये 1 ही मोल है, यानी n फैक्टर हो गया 3/1। आपको बस टोटल चेंज देखना है, कितने का चेंज आ रहा है। तो +3 से +4 चेंज होने वाले 2 कार्बन हैं, यानी दोनों पर 1 यानी टोटल 2 का चेंज। और Fe2+ Fe3+ में जो बदल रहा है वो भी 1 ही है, तो टोटल 3 का चेंज। 1 आयरन की वजह से और 2 कार्बन की वजह से।
टोटल 3 का चेंज आया और ये 1 मोल में आया, तो एन फैक्टर 3/1। इस Fe3+ का अलग से निकालना है, तो भाई ये Fe3+ कितने पे था? इससे पहले Fe3+ था Fe2 पर, और 2+ से 3+ पे आ गया, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 का चेंज इसके अंदर आ रहा है। और वहां CO2 का, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं, ये पहले 2 कार्बन जो थे वो +3 पर थे, अब दोनों कार्बन +4 पे हैं, यानी 2 CO2 पे 2 का चेंज आया है, तो 1 CO2 पे 1 का चेंज, यानी यहां भी एन फैक्टर क्या हो? 1। तो मतलब ये कि जब केवल गेन हो तो टोटल गेन देख लीजिए पर मोल, और जब केवल लॉस हो तो सारे लॉस को देख लीजिए पर मोल। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए कि एक ने लॉस किया और दूसरे ने गेन कर लिया, एक ही स्पीशीज के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक का लॉस हो रहा है, एक का गेन, तो उस केस में कोई एक देखिए, या तो लॉस या तो गेन, यानी आपको या तो टोटल गेन देखना है या तो टोटल लॉस। और किसी स्पीशीज में 2 अलग अलग लोग हैं, एक ने लॉस किया एक ने गेन किया, तो या तो लॉस या तो गेन। लेकिन एक केस ऐसा भी है जिसमें आपको टोटल लॉस और गेन जोड़ना पड़ता है, वो है डिस्प्रोपोर्शनेशन, जो मैं इनके बाद आपको बताऊंगा। पहले इसको भी सुन लीजिए कैसे होगा। NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 में नाइट्रोजन -3 पर है, क्रोमियम +6 पर है, और यहां पर नाइट्रोजन 0 पे आ गया और क्रोमियम +3 पे। मैंने कहा मान लीजिए केवल नाइट्रोजन का चेंज देखें तो क्या आ रहा है, तो 2 नाइट्रोजन यहां पर हैं जो -3 पर हैं, और अब ये दोनों नाइट्रोजन बदल चुके हैं 0 पर। यानी अगर मैं केवल लॉस देखूं तो 2 नाइट्रोजन जो कि N3- पे थे वो बदल चुके हैं 2 नाइट्रोजन में जो कि अब 0 पर हैं, यानी लॉस टोटल दिखाई दे रहा है 3 से 0, 3 का 1 पर, तो 2 पर 6 का। अब जरा क्रोमियम में गेन देखिए, 2 क्रोमियम है, दोनों +6 से +3 आ चुके हैं, 3 का चेंज दोनों में आया है, यानी कि 6 का चेंज। तो इसका मतलब टोटल गेन भी कितने का हुआ है? 6 का, क्योंकि 2 क्रोमियम जो +6 पे थे वो बदल गए हैं 2 क्रोमियम +3 पर। तो या तो गेन देख लीजिए या तो लॉस, यानी यहां पर एन फैक्टर आएगा 6 पर मोल, क्योंकि ये टोटल एक ही मोल है। अगर यहां ट्वाइस लिखा होता तो अपॉन 2 करते, बट यहां पर एक ही, तो 1 में 6 का फर्क आया, इसीलिए एन फैक्टर यहां पर 6 है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि N2 का क्या है, तो मैं ये देखूंगा कि ये N2 किस रूप में था, क्या चेंज आया। तो ये नाइट्रोजन जो दोनों आपको दिख रहे हैं, ये कुछ समय पहले तक -3 पर थे और अब आ गए हैं 0 पर, तो दोनों पर चेंज आया, टोटल 3 यानी 6 का, 1 में 3 का तो 2 में 6 का, और यहां पर एक ही मोल N2 है, तो 6 पर मोल, यहां पर एन फैक्टर 6। अब अगर Cr2O3 का पूछोगे तो उसमें O की वजह से नहीं आ रहा है, Cr की वजह से आ रहा है। तो Cr को गौर से देखिए, दोनों Cr +3 पर हैं और इससे पहले दोनों Cr +6 पर थे, दोनों में 3 टोटल 6 का चेंज आया। यहां कितने मोल हैं? 1 मोल, यानी यहां भी एन फैक्टर हो जाएगा 6/1। तो ये थे कुछ केसेस जिसमें मैंने आपको बता दिया कि या तो टोटल गेन देखिए या तो टोटल लॉस, या फिर अगर लॉस और गेन किसी एक ही स्पीशीज में 2 अलग अलग लोगों में हो रहा हो तो या तो लॉस देखिए या तो गेन देखिए। एक लास्ट केस और देख लीजिए जिसमें हम लोग ये सीखेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या करना है। तो आइए वो भी दिखा देता हूं आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशनेशन का, बड़ा फेमस एग्जांपल है, ट्वाइस H2O2 से बना H2O ट्वाइस H2O प्लस O2। अब इसमें आप ऑक्सीजन के अंदर चेंज देखेंगे। परऑक्साइड में हमें पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, और H2O एक ऑक्साइड है तो यहां -2 होगी और यहां पर ऑक्सीजन में 0 होगी। आप देख रहे हैं कि यहां पर भी कुछ वैसा ही हुआ है, बट फर्क क्या है, वहां एक सब्सटेंस के अंदर 2 अलग अलग एलिमेंट्स में से एक ने केवल लॉस किया है और एक ने केवल गेन किया है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, एक ही एलिमेंट ने लॉस भी किया है और गेन भी किया है, दोनों काम किया है। तो भाई साहब केवल एक ही ने किया है ऐसा, तो फिर टोटल चेंज के लिए आपको टोटल जोड़ना पड़ेगा। हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये जो 2 हैं ये अलग अलग हैं। जैसे मैं कि यहां पर 2 ऑक्सीजन -1 से -2 पे जा रहे हैं और यहां 2 ऑक्सीजन और हैं जो -1 से 0 पे जा रहे हैं। यहां पर टोटल गेन आ रहा है 2 का और यहां पर टोटल लॉस आ रहा है 2 का।
यानी लॉस प्लस गेन आ रहा है 4 का। लेकिन ये 4 कितने पर आ रहा है? 1 मोल पर नहीं, 2 मोल पर, यानी एन फैक्टर क्या निकलेगा? 4/2 यानी 2। और ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सिंपल है। आपको देखना है कि अगर एक ही एलिमेंट के अंदर लॉस भी हो गेन भी हो तो इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और इस केस में आपको लॉस प्लस गेन करना होगा। बाकी सारे में केवल लॉस केवल गेन। अगर दो अलग अलग लोगों में आ रहा है सेम स्पीशीज के अंदर तो भी केवल लॉस या केवल गेन, लेकिन अगर एक ही के अंदर दोनों काम हो रहे हैं तो लॉस प्लस गेन, और पर मोल निकालने के लिए अंत में अपॉन 2 करना है। मान लीजिए केवल H2O का पूछता तो क्या करते? तो आप यहां देखेंगे कि H2O में H की वजह से चेंज नहीं आ रहा, O की वजह से आ रहा है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं जो -2 पे आ चुके हैं, और ये दोनों ऑक्सीजन पहले -1 पे थे, यानी यहां पर चेंज आया है 2 का। कितने मोल पर? 2 मोल पर। तो पर मोल कितने का चेंज? 1 का, यानी एन फैक्टर यहां क्या आएगा? H2O के केस में 1 आएगा। पूछा गया O2 का क्या आएगा? तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हैं जो दोनों पहले थे -1 पे, अब आ गए हैं 0 पर, यानी चेंज 2 का आया। लेकिन ये 2 का चेंज कितने पर आया? 1 ही मोल पर आया ना। इसका मतलब यहां पर एन फैक्टर क्या ले लोगे? सीधे 2 ले लोगे। तो बेटा ये जो कहानी मैंने आपको यहां पर समझाई उसकी समरी ऊपर लिख दी। अंत में पर मोल ऑफ सब्सटेंस करना मत भूलिएगा, वरना आंसर्स गलत हो सकते हैं। तो ये था एन फैक्टर कैलकुलेशन इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। लेकिन इतने से हमारा काम नहीं बनेगा, अब हम कुछ रिएक्शन में देखेंगे। अब मैं कंप्लीट रिएक्शन लिखूंगा और उस रिएक्शन में आने वाली हर स्पीशीज का इक्विवेलेंट वेट, या यूं कहिए कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो सिखाऊंगा आपको। तो आइए एक आध दो एग्जाम्पल ऐसा ही ले लेते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सारे लोगों का, सभी का। तो जिनमें चेंज आ रहा होगा उन्हीं का पूछा जाएगा, तो जिनमें चेंज नहीं आ रहा होगा उनको छोड़ देंगे। जैसे H2O में आपको नहीं निकालना है कुछ भी, या KCl में नहीं निकालना है, देखना है कि किसमें चेंज आ रहा है। तो K2Cr2O7 के केस में क्रोमियम था +6 पर, और अब क्रोमियम बदल चुका है +3 पर, यानी पहले क्रोमियम +6 पे था और अब आ चुका है +3 पर। तो चेंज कितने का आया? एक क्रोमियम पर 6 से 3 यानी 3 का चेंज, लेकिन यहां तो 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम के हिसाब से 6 का चेंज। यानी एन फैक्टर निकालते समय आपको निकालना है टोटल चेंज, जो कि यहां 6 का आ रहा है, पर मोल ऑफ स्पीशीज, जो कि यहां पर 1 मोल है, तो अपॉन 1। तो इसका एन फैक्टर हो गया 6। भले चेंज केवल क्रोमियम में आ रहा है लेकिन एन फैक्टर पूरे का निकलेगा। जरा नेक्स्ट में आइए, 2CrCl3 जो बन रहा है, इसमें CrCl3 का कैसे निकालें? तो आपको पता है कि पर मोल निकालना है, और यहां पर 2 मोल है, तो एन फैक्टर में पहले ही डिवाइडेड बाय 2 लिखे रहिए ताकि अंत में भूल ना हो, यानी अंत में 2 से डिवाइड करना है। अब जरा टोटल चेंज देखिए क्या आता है। यहाँ एक क्रोमियम नहीं है, 2 क्रोमियम है, और दोनों पहले किस स्टेट पे थे? +6 पे, अब किस पे आ गए? +3 पे। दोनों में 3 का चेंज, यानी टोटल 6 का चेंज। तो इसका एन फैक्टर आ गया 3, यानी 6/2। बहुत सिंपल। एक का केस आप समझ गए। जरा HCl का केस देख लिया जाए। भाई साहब HCl के केस में आपको दिख रहा है H की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है, किंतु Cl- की वजह से जरूर आ रहा है। आप देख रहे हैं Cl यहां -1 पे था, यहां भी -1 पे है, यहां भी -1 पे है, और यहां आ चुका है 0 पर। तो टोटल 14 Cl- में से मुझे केवल 3 2 6 Cl ऐसे दिख रहे हैं जो -1 से 0 पे आए हैं, यानी इस 14 में से 6 Cl जो -1 पे थे वो बन चुके हैं 6 Cl जो 0 पे है। लेकिन बाकी के 8 Cl- मुझे बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2 Cl- जो अभी भी -1 पे हैं, और 2 3 6 Cl- जो अभी भी -1 पे हैं। पहले भी -1 अब भी -1, यानी इनके केस में क्या चेंज आया? आप कहेंगे 0, इनके केस में टोटल चेंज 6। अब आपने देखा कि क्लोरीन ने गेन नहीं किया, लॉस ही किया है, जो किया है, या तो कुछ नहीं किया है। तो टोटल चेंज कितने का आया? टोटल लॉस्ट या टोटल गेन, कोई एक चीज देखेंगे। तो आप देख रहे हैं 6 + 0 6। लेकिन क्या ये पर मोल है? नहीं। एन फैक्टर निकालने के लिए 6
तो टोटल चेंज है, बट ये कितने मोल पर है? 14 मोल पर। तो 6/14 इज द एन फैक्टर फॉर HCl। बहुत ध्यान से समझिएगा, अपॉन 14 क्यों किया? क्योंकि पर मोल निकालना है। नेक्स्ट आ जाइए, Cl2 का बता दीजिए। अब आप देखेंगे यहां 6 क्लोरीन ऐसे हैं जो पहले थे -1 पे, अब आ गए हैं 0 पर, यानी टोटल चेंज जो यहां पर आ रहा है वो आ रहा है 6 का, लेकिन पर मोल नहीं, ये तो 3 मोल पर है। आपको निकालना पर मोल यानी अपॉन 3, यानी एन फैक्टर यहां क्या आ गया? 2। तो ये था रिएक्शन का केस। एक और रिएक्शन लेते हैं और उसमें भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए अब इस एग्जांपल में देख लीजिए, हाइपो दिया हुआ है Na2H2O3, जिसका आपको एसिडिक मीडियम में और अल्कलाइन मीडियम में अलग अलग निकालना है, एन फैक्टर कितना है। तो उस केस में आप देख लीजिए, इसमें जो भी चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? सल्फर की वजह से। तो गौर से देखिए, सल्फर यहाँ पर +2 में है और यहाँ किस पे आ गया है? +2.5 में। कितने सल्फर हैं? टोटल चेंज देख लीजिए, 4 सल्फर हैं। चारों सल्फर जो कभी +2 पर थे वो अब बदल चुके हैं 4 सल्फर में जो अब हैं +2.5 में। एक पर 0.5 का चेंज, तो चारों पर मिलाकर टोटल चेंज 2 का। क्या ये पर मोल है? नहीं, ये तो 2 मोल पर है। तो पर मोल कितना? 2/2 यानी 1। तो एन फैक्टर इसका आ जाएगा 1। अब जरा यही अल्कलाइन मीडियम में देख लीजिए क्या करना है। अल्कलाइन मीडियम के केस में रिएक्शन मैंने आपके लिए पहले से लिख दिया, ये आपको पता होनी चाहिए। 2 सल्फर हैं जो +2 स्टेट पर थे, वो अब 2 सल्फर में बदल चुके हैं जो अब +6 स्टेट पर हैं। यानी 2 सल्फर जो +2 पर थे वो बदल चुके हैं +6 पर। 1 पर 4 का चेंज, 2 पर 8 का चेंज, यानी टोटल चेंज 8 का आया तो है, लेकिन कितने पर? 1 पर। इसका मतलब एन फैक्टर सीधे क्या हो गया? 8। ये था हाइपो का केस। मान लीजिए इसमें मैं आयोडीन और जोड़ दूं कि I2 के साथ इसने रिएक्शन किया और 2I- और बना दिया। इस रिएक्शन का यूज आप आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री के केस में देखेंगे, इस टाइप की रिएक्शन का यूज। फिलहाल I2 था जो 2I- में बदल गया। ये रिड्यूसिंग एजेंट है जिसने I2 जो 0 पर था उसको -1 पे ला दिया। तो जो 0 पर था उसको -1 पे लाने की कहानी किसने की? इसने की, क्योंकि ये खुद +2 से +2.5 पे आ गया, यानी इसने अपना लॉस किया, इसको गेन कराया। अब आप बताइए कि एन फैक्टर आयोडीन का कितना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 आयोडीन हैं जो थे 0 पर, बदल चुके हैं 2 आयोडीन में जो है -1 पर, यानी चेंज आया 2 का, लेकिन ये 1 मोल पर तो आया ही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए 2 ही क्या है इसका? एन फैक्टर। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शंस में हम लोग एन फैक्टर निकाला करते हैं। फिलहाल इतना सीखने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या है। अभी तक हमने डायरेक्ट मेथड सीखा, एन फैक्टर कैलकुलेट करना हर तरीके से सीख लिया। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।